नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं भूगोल विषय का चौथा अध्याय जिसका नाम है कृषि। अभी तक हमने कृषि में कुछ फसलों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने प्रमुख रूप से खाद्य फसलों के बारे में पढ़ा है, जिसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, दलहन, तिलहन, गन्ना, चाय, कॉफी और कुछ बागवानी फसलों के बारे में पढ़ा है। आज हमें प्रमुख रूप से कुछ गैर खाद्य फसलों के बारे में पढ़ना है। गैर खाद्य फसलें मतलब जिसे खाया नहीं जा सकता, जैसे कि कपास हो गया, जैसे कि जूट हो गया, जैसे कि रबड़ हो गया। इन कुछ प्रमुख गैर खाद्य फसलों के बारे में समझना है आज के सेशन में। और भारत में तकनीकी और संस्थागत विकास कैसे हुआ है प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र में, उसके बारे में पढ़ना है। तो आज के इस भाग में जो भी बातें हम पढ़ने वाले हैं उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होगी, हम समझ पाएंगे कि कृषि में प्रमुख रूप से भारतीय कृषि में तकनीकी और संस्थागत विकास का क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ गैर खाद्य फसलों के बारे में पढ़ना है। तो आज के भाग में हमें प्रमुख रूप से 3 गैर खाद्य फसलों के बारे में पढ़ना है। पहला रबड़ और दूसरा कुछ रेशेदार फसलें, जिसमें हमें कपास और जूट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम रबड़ के बारे में पढ़ते हैं। रबड़ प्रमुख रूप से भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, यानी कि रबड़ के उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु अच्छी रहती है और रबड़ की फसल को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है। भारत में प्रमुख रूप से केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। भारत का लगभग 70-80% के रबड़ का उत्पादन अकेले केरल राज्य में होता है। यह एक औद्योगिक कच्चा माल है, यानी कि यह प्रमुख रूप से उद्योगों के काम में आता है। भाई अपने पेड़ पे रबड़ की फसल हुई, जिसको हम दूध रूप में, लेटेक्स रूप में प्राप्त करते हैं। उद्योगों में फिर इसे इसका प्रोसेस करके इससे टायर बनाए जाते हैं, इससे चप्पल बनाए जाते हैं, इससे हाथ के मोजे बनाए जाते हैं और रबड़ के अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। तो रबड़ प्रमुख रूप से एक औद्योगिक कच्चा माल है और ये भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाई जाती है और विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और वहां पर बारिश भी अच्छी खासी होती है, इसीलिए उसके आसपास वाले क्षेत्रों में रबड़ अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। तो इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु चाहिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चाहिए और बारिश 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चाहिए। मैंने जैसे बताया आपको कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की जो गारो पहाड़ियां है, वहां पर भी रबड़ का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। दूसरी गैर खाद्य फसल है रेशेदार फसल, मतलब ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशा मिलता है और फिर उस रेशे से हम प्रमुख रूप से कपड़ा बनाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है कपास का, सन का, जूट का और रेशम का। इसमें कपास, जूट और सन ये तो मिट्टी में फसल उगाकर पैदा किए जाते हैं, जबकि रेशम जो है वो रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। और भारत कपास के मामले में एक प्रमुख उत्पादक देश है। तो कपास, सन और जूट ये तो प्रमुख रूप से मिट्टी में फसल के उत्पादन से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि रेशम का उत्पादन जो है वो रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होते हैं। और ये जो रेशम के कीड़े हैं वो प्रमुख रूप से मलबरी पेड़ों की पत्तियों पर पलते हैं और रेशम के कीड़ों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। तो पूछा जाए सेरीकल्चर किसे बोला जाता है, तो रेशम का उत्पादन करना। कैसे करना? रेशम के कीड़ों का पालन करके। तो पढ़ते हैं हम कपास के बारे में, जो कि भारत की एक प्रमुख फसलों में से
आता है। कपास को हम साधारण भाषा में रुई बोल देते हैं। हमने देखा था कि कपास एक खरीफ की फसल है। प्रमुख रूप से ये मॉनसून के समय उगाई जाती है। इसके लिए काली मिट्टी बढ़िया रहती है और काली मिट्टी प्रमुख रूप से भारत में दक्कन के पठारी क्षेत्र में मिलती है। दक्कन का पठारी क्षेत्र कहां है? भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वहां पर दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में बड़ी मात्रा में काली मिट्टी मिलती है और काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत बढ़िया रहती है। कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन काली मिट्टी पर ही होता है और इसमें भी नंबर 1 पे गुजरात वाला क्षेत्र है। तो पूछा जाए कपास के मामले में भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो वो गुजरात हो जाएगा। और चूंकि काली मिट्टी में कपास अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कपास उत्पादन में एक विशेष ख्याल रखना होता है कि वहां पर 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। मतलब 200 दिन कम से कम इतने दिनों में तो पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो भारत जो है वो कपास के पौधे का मूल स्थान है। मतलब अपना प्यारा देश भारत कपास के पौधे का मूल स्थान है। मूल रूप से कपास भारत से ही उत्पादित हुआ है और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कैसे अंग्रेजों ने यहां से बड़ी मात्रा में कपास ले जाकर अपने उद्योगों में इसका जल्दी जल्दी कपड़ा बनाकर वापस भारत में ही सस्ते दामों पर बेचा। और इसी की वजह से भारत के बहुत सारे जो उद्योग थे, जो हैंडीक्राफ्ट के उद्योग थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा नकारात्मक असर पड़ा। तो भारत कपास के पौधे का मूल स्थान है। और सन 2017 की बात की जाए तो कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर अपना पड़ोसी देश चीन और भारत दूसरे नंबर पे था। तो चीन बहुत सारी फसलों में नंबर 1 पे और भारत बहुत सारी फसलों में दूसरे नंबर पे। ये सूती कपड़ा उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। हम जानते हैं कि भारत में सूती वस्त्र का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और सूती वस्त्र का उत्पादन कैसे होगा? कपास से होगा, रुई से होगा। और जैसा कि मैंने बताया ये एक खरीफ की फसल है। प्रमुख रूप से ये मानसून के समय उत्पादित की जाती है। इसमें मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है, जो कि प्रमुख रूप से दक्कन के पठारी हिस्सों में मिलती है और इसीलिए काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसके लिए तापमान उच्च चाहिए और बारिश हल्की चाहिए। और जहां पर बहुत कम बारिश होती है वहां पर सिंचाई के माध्यम से भी कपास का उत्पादन किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि 210 दिन मिनिमम, कम से कम 210 दिन जो है वो पाला रहित होना चाहिए। इसमें खिली धूप चाहिए और इसको पककर तैयार होने में, कपास की फसल को पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। प्रमुख रूप से ये गुजरात में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और दक्कन का पठारी हिस्सा, जिसमें प्रमुख रूप से महाराष्ट्र का नाम आता है, तेलंगाना वाला हिस्सा, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये भी कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा ऊपर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट रेशेदार फसल है जूट। ये जूट क्या होता है? हमने अपने घरों में बोरियों को देखा होगा जिसमें गेहूं भरा होता है, चावल भरा होता है, अलग अलग प्रकार के धान भरे होते हैं। तो ये बोरी किससे बनी होती है? ये जूट से बनी होती है। जूट से अलग अलग प्रकार के थैले भी बनाए जाते हैं, चटाई भी बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार के सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। जूट प्रमुख रूप से उष्ण आर्द्र जलवायु में बड़ी मात्रा में उगता है। जिन क्षेत्र में गर्मी भी ज्यादा है और पानी की मात्रा भी ज्यादा है वहां पर जूट अच्छे से उग सकता है। मिट्टी की बात की जाए तो ये बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी, जो कि हर साल नई नई मिट्टी लाई जाती है, वहां पर बड़ी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल। पूरे विश्व का लगभग पूरा का पूरा जूट भारत में ही उत्पादित किया जाता था आजादी से पहले। तो आजादी के बाद क्या हुआ? हम जानते हैं कि आजादी के समय भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो जो पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, जो कि आज की तारीख में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं,
उसमें बहुत सारा हिस्सा भारत का चला गया जहां पर जूट का उत्पादन किया जाता था। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में भी पूरे विश्व में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही किया जाता है। तो जूट एक रेशेदार फसल है, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसके रंग की वजह से। यह प्रमुख रूप से बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगता है। जो बाढ़ के मैदान है जहां पर लगभग हर साल नदियों द्वारा बाढ़ लाई जाती है, उस मिट्टी में बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यह मिट्टी हर साल नई नई होती जाती है बाढ़ की वजह से। और इसको बढ़ने के समय उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है, तापमान बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बोरी बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सियों को बनाने में, गलीचे यानी कि दरिया बनाने में और अलग अलग सजावटी कलाकृतियां, सजावटी सामान बनाने में जूट का बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। लेकिन जूट की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जूट का उत्पादन करना, जूट से बनने वाले पदार्थों का उत्पादन करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, जबकि कृत्रिम रेशे जो होते हैं, मुख्य रूप से जो नायलॉन होता है, वो उत्पादित करने में बहुत सस्ता पड़ता है। तो जूट की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रमुख रूप से इसका कारण क्या है? क्योंकि जूट का उत्पादन करना, उससे सामान बनाना महंगा पड़ता है। तो कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, मुख्य रूप से जो नायलॉन है, उसके मुकाबले इसकी मांग कम होती जा रही है, क्योंकि जूट का उत्पादन उच्च लागत वाला होता है, महंगा पड़ता है। जूट का प्रमुख रूप से भारत में उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, इधर असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में भी जूट का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये तो थी भारत की कुछ प्रमुख गैर खाद्य फसलें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। भाई, अगर कृषि को विकसित करते रहना है तो आपको कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मशीन लानी पड़ेगी, यानी कि प्रौद्योगिकी, तकनीकी सुधार करना पड़ेगा, और कुछ संस्थाएं, कुछ योजना लानी पड़ेगी, अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो कि कृषि और किसानों के हित में हो। अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बनानी पड़ेगी, जैसे कि रिसर्च करने के लिए कृषि क्षेत्र में संस्थाएं बनानी पड़ेगी, किसान भाइयों को आसानी से और सस्ते में ऋण मिल जाए, पैसा उधार में मिल जाए, इसके लिए बैंकों, कुछ सहकारी समितियों, इनका निर्माण करना पड़ेगा। तो इसे बोला जाता है संस्थागत सुधार। तो भारत के संदर्भ में इन प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है? हमने समझा था कि भारत की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कृषि और कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, और कृषि और कृषि कार्यों से ही ये अपनी आजीविका चलाती है। और भारत के अधिकतर किसान छोटे किसान हैं, उनके पास छोटे छोटे भूखंड है, छोटे छोटे जमीन है, और वो प्रमुख रूप से मॉनसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर करते हैं फसल उत्पादन के लिए। साथ ही भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जनसंख्या भोजन के मांग को भी बढ़ाती है। भाई, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा भोजन की मांग बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें भारत में प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधारों की जरूरत पड़ती है। तो तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों के बिना भूमि का निरंतर उपयोग कृषि विकास की गति को अवरुद्ध कर रहा है। तो यदि आप कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार नहीं करोगे तो उतनी तेज गति से कृषि में उत्पादन नहीं होगा। सिंचाई के साधनों के विकास के बावजूद अधिकांश भारतीय किसान आज भी मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। तो सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, बहुत सारे नहरें बनाई गई हैं, बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, इसके अलावा कुओं का, नलकूपों का प्रावधान भी है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे किसान अपने कृषि में फसल उत्पादन के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। इसीलिए हमें तकनीकी और संस्थागत सुधार की जरूरत पड़ती है। आप जानते होंगे कि भारत में
भूमि के विरासत के अधिकार की वजह से। ये विरासत का अधिकार क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था। एक किसान भाई है, उनके पास 100 बीघा जमीन है। अब उनके 2 पुत्र हैं और भारत में प्रमुख रूप से पुत्रों में भूमि का बंटवारा किया जाता है। तो इस किसान की 100 बीघा की जमीन इसके 2 पुत्रों में 50-50 बीघा के 2 रूपों में बढ़ जाएगी। अब इनके भी और पुत्र होंगे, तो ये जमीन आगे बढ़ते बढ़ते बहुत छोटी छोटी होती जाएगी। मतलब हर किसान भाई के पास बहुत छोटी छोटी जमीन रहेगी और उन छोटी जमीन पर आप खेती करोगे तो वो लाभप्रद नहीं रहेगी, आजीविका नहीं चला सकते छोटी जमीन पर खेती करके किसान भाई। तो भारत में विरासत के अधिकार की वजह से भूमि जोत का विखंडन हुआ, भूमि जोत छोटे छोटे होते गए और इसकी वजह से कृषि अलाभप्रद होती गई, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए भूमि जोत की चकबंदी अनिवार्य हो गई। ये जरूरी हो गया कि धीरे धीरे भूमि को इकट्ठा किया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए और बड़ी भूमि में बदला जाए, ताकि किसान भाई फसलों का उत्पादन ज्यादा कर सके और उनका लाभ भी हो सके। और इसीलिए बहुत सारे भूमि सुधार कानून बनाए गए प्रमुख रूप से आजादी के बाद। कानून तो बना दिए गए, लेकिन इन कानूनों को लागू इतना मजबूती से नहीं किया गया, कानूनों को लागू करने में ढिलाई बढ़ती गई, इसलिए भूमि सुधार इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। तो आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला 5 ईयर प्लान से ही सरकार का ध्यान था, सरकार का मुख्य लक्ष्य था कि भूमि सुधार की जाए। इसके अलावा जमींदारी उन्मूलन करना भी सरकार का एक विशेष लक्ष्य था। जमींदार एक तरीके से बिचौलिए, मतलब बहुत सारे किसान भाई सिर्फ इनकी जमीन पर मजदूर के रूप में काम करते थे, वो इन जमीनों के मालिक नहीं हुआ करते थे। तो अधिकतर फायदा जो हुआ करता था वो बड़े बड़े जमींदारों को हुआ करता था। तो सरकार ने यह भी कोशिश की कि भूमि सुधार के अंतर्गत हम जमींदारी उन्मूलन भी करें, जमींदारी को खत्म करें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि कानून तो इनके लिए बनाए गए, लेकिन इनको कानूनों को लागू करने के लिए इतनी शक्ति नहीं बढ़ती गई, ढिलाई से इसमें एक काम हुआ। फिर आता है 1960-1970 का दशक, जिसमें हम प्रमुख रूप से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति करते हैं। हरित क्रांति का मतलब क्या है, फसल, प्रमुख रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि। हम मैक्सिको और फिलीपीन से प्रमुख रूप से गेहूं और चावल के उच्च उपज वाले बीज लेके आते हैं, सिंचाई के साधनों का विस्तार करते हैं, बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का और बहुत सारी तकनीक का उपयोग करके हम गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं, जिसे कहा जाता है हरित क्रांति, जो कि प्रमुख रूप से 1960-70 के दशक में होती है। इसी समय हम श्वेत क्रांति भी करते हैं, मतलब दुग्ध उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कृषि सुधारों की शुरुआत की, जिस पर हम प्रमुख रूप से हरित क्रांति करते हैं और श्वेत क्रांति करते हैं। हरित क्रांति मैंने बताया कि फसलों, प्रमुख रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, और चूंकि इसमें बहुत सारी चीजों का, उच्च उपज वाले बीजों का, सिंचाई के साधनों का, रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, अलग अलग तकनीकों का सब मिला जुलाकर यह कार्यक्रम हुआ, तो इसे कहा जाता है, ये पैकेज तकनीक पर आधारित थी। इसके अलावा हमने दुग्ध उत्पादन में भी इस समय बहुत ज्यादा वृद्धि की, जिसे हम श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो सुधार होते हैं, ये जो उत्पादन में वृद्धि होती है, वो कुछ प्रमुख क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है शुरुआत में। जैसे कि हरित क्रांति शुरुआत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक ही सीमित रहती है। इसी क्षेत्र में गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हाँ, धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और भारत के अलग अलग क्षेत्र में हरित क्रांति फैलती गई। फिर आता है 1980 और 1990 का दशक। इसमें एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। क्यों किया गया भाई? हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, लेकिन इसका फायदा कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। तो सरकार ने बोला कि ये कुछ क्षेत्रों तक ही नहीं, बल्कि
पूरे भारत में इसका विकास होना चाहिए, भारत के सभी किसानों को इसका फायदा होना चाहिए। तो 1980-90 में कुछ और प्लानिंग करते हैं, कुछ और तरीके अपनाते हैं, जिसमें संस्थागत सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और तकनीकी सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। संस्थागत सुधार मैंने शुरुआत में बताया कि अलग अलग योजनाएं लाई जाती है, किसान और कृषि के हित में अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बनाई जाती है, जैसे कि अलग अलग बैंक स्थापित किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की सहकारी समितियां, सहकारी बैंक बनाए जाते हैं, जो कि किसान भाइयों को आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराते हैं। इसके अलावा तकनीकी सुधारों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया, नई नई टेक्नोलॉजी का विस्तार किया गया, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों तक सूचनाएं पहुंचाई गई, ताकि किसान भाई अच्छी तरीके से खेती करके अपना उपज बढ़ा सके और अपने फायदे को बढ़ा सके। तो कुछ और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, जैसे कि फसल बीमा। यदि किसान भाइयों की फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो जाए तो सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाएगा, जिसे बोला जाता है फसल बीमा। तो बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, चक्रवात की वजह से, आग, बीमारी आदि कारणों की वजह से किसान भाइयों की फसल खराब हो जाती है, तो किसान भाइयों को फसल बीमा के तहत मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बैंक, ग्रामीण बैंक, कुछ सहकारी समितियों की स्थापना भी की जाती है। इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ और योजनाएं लाई है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से किसान भाई आराम से ऋण ले सकते हैं बैंकों से, बहुत जल्दी और बहुत कम ब्याज दर पर। अच्छा, किसान भाइयों को फसल उत्पादन से पहले ही पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उन्हें बीज लाने होते हैं, उन्हें सिंचाई के प्रावधान करने होते हैं, उन्हें ट्रैक्टर किराए पे लाना होता है या ट्रैक्टर में डीजल भरवाना होता है, अलग अलग प्रकार के इनपुट देने होते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को पैसे की जरूरत पड़ती है, और इन पैसे की जरूरतों को जल्दी और आसानी से पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग प्रकार के संस्थागत सुधार किए हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिसे हम PAIS के नाम से जानते हैं शॉर्ट रूप में, इसमें यदि किसान भाई की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या कोई अपंगता हो जाए तो सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी के लिए अलग अलग प्रकार के बुलेटिन, अलग अलग प्रकार के समाचार और अलग अलग प्रकार के कृषि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है कि हाँ, इस मौसम में आप ये वाली फसल उगाओ, इस मिट्टी में ये फसल अच्छे से उगेगी, ज्यादा पानी का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करो, ये बीज का इस्तेमाल करो तो आपकी फसल अच्छे से हो सकती है। इन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, मुख्य रूप से दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक करने की कोशिश की गई, एक प्रकार की कृषि शिक्षा मुहैया कराई गई। इसके अलावा किसानों का शोषण रोकने के लिए, प्रमुख रूप से बिचौलियों द्वारा किसान भाइयों का शोषण रोकने के लिए सरकार ने एक तो लाभकारी खरीद मूल्य और समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP भी कहते हैं, ये भी घोषित करती है, और इनके माध्यम से, इनके द्वारा किसान भाई जज कर पाते हैं कि हमें कौन सी फसल लगानी है। तो सरकार ने कोशिश की है तकनीकी सुधारों के माध्यम से, संस्थागत सुधारों के माध्यम से, कि भारत में कृषि का विकास हो और किसान भाई समृद्ध हो। अब इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है, जिसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहा जाता है भूदान और ग्रामदान। आचार्य विनोबा भावे जी का नाम आपने सुना होगा। ये महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। महात्मा गांधी जी के संदेशों को पूरे भारत में फैलाने के लिए इन्होंने पूरे भारत में यात्राएं की। जब ये आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में भाषण दे रहे थे, तब कुछ भूमिहीन किसान आए और उन्हें अपनी आर्थिक समस्या बताई कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारी कुछ आर्थिक सहायता कीजिए। तो उसी समय वहां के एक जमींदार खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी जमीन का कुछ हिस्सा इन किसान भाइयों को दूंगा, जिसे बोला गया भूदान, जमीन का दान करना। तो इससे आचार्य विनोबा भावे जी प्रेरित होते हैं
और ये जहां जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को आग्रह करते हैं कि आप अपने जमीन का कुछ हिस्सा दान कीजिए ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे लोगों को जो गरीब है और जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। कुछ जमींदार तो इनसे इतने ज्यादा प्रेरित होते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए, भूमिहीन किसान भाइयों के लिए पूरे के पूरे गांव दान कर देते हैं, पूरा का पूरा जमीन दान कर देते हैं, जिसे बोला जाता है ग्राम दान। तो भूदान, ग्राम दान का मतलब क्या हुआ? जमीन का दान करना, गांव का दान करना, जिसमें प्रमुख रूप से किनका नाम आता है, किनसे प्रेरित होकर ये एक प्रकार की रक्तहीन क्रांति की शुरुआत होती है? आचार्य विनोबा भावे जी के नेतृत्व में। तो आज के इस भाग में जो भी हमने समझा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहेगी? हमने भारत की कुछ प्रमुख गैर खाद्य या अखाद्य फसलों के बारे में जाना, जैसे कि रबड़ के बारे में और अलग अलग रेशेदार फसल जैसे कि कपास, जूट और रेशम के बारे में। साथ ही हमने ये भी जाना कि भारत में किस प्रकार के तकनीकी और संस्थागत सुधार हुए समय के साथ और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज के भाग में जो भी समझा उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सेरीकल्चर क्या है? पूछा जा रहा है कि सेरीकल्चर क्या होता है? अ, रबड़ की खेती, ब, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, स, कपास की खेती, या द, जूट का उत्पादन। तो हमने देखा था कि सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीड़ों का पालन करना ताकि हम रेशम का उत्पादन कर सके। तो सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीड़ों का उत्पादन, रेशम के उत्पादन के लिए। दूसरा प्रश्न है, भारत में कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? बोला जा रहा है कि कपास यानी कि रुई उगाने के लिए भारत में कौन सी मिट्टी आदर्श है? अ, रेतीली मिट्टी, ब, चिकनी मिट्टी, स, काली कपास मिट्टी, द, दोमट मिट्टी। तो हमने देखा था कि भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में जो दक्कन का पठार है वहां पर जो काली मिट्टी होती है वो प्रमुख रूप से कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है और इसीलिए काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है? काली कपास मिट्टी। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अपने सामने, किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से हम जानते हैं? अ, कपास, ब, जूट, स, सन, द, रेशम। तो हमने एक रेशेदार फसल को पढ़ा, जूट को पढ़ा, और जूट को पढ़ते समय हमने देखा कि इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में थोड़ा थोड़ा सुनहरा यानी कि स्वर्ण, गोल्डन कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य है कौन सा? बोला जा रहा है कि भारत में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अ, पंजाब, ब, केरल, स, गुजरात, द, पश्चिम बंगाल। तो हमने देखा था कि रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत के सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक केरल में होता है। तो भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर ब, केरल में। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज के इस भाग में जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट भी कर लिया। आशा है आज के भाग में जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज के इस भाग से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।